बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज सब्जेक्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और साथ इसके आर्किटेक्चर, इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आईएसपी क्या है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन ये क्या है? इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट टर्म्स बोली जाती है इसके हवाले से। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल एक्सेस टू द इंटरनेट, कि यानी ये एक ऐसा इदारा है जो आपको इंटरनेट की जो रसाई है वो आपको बेच रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, आपको दे रहा है। यानी एक ऐसा इदारा जो आपको इंटरनेट की रसाई दे, इंटरनेट तक आपकी रसाई दे रहा है, आपकी रसाई को पॉसिबल कर रहा है, आपको इंटरनेट की एक्सेस दे रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इदारा जो है, ये आपका आईएसपी कहला। और अगेन हम इसकी मजीद इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी, तो कि यहाँ ये सिर्फ रसाई ही नहीं देता बल्कि प्रोवाइड्स वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज, कि ये आपको बड़ी अहम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और जो वैल्यू एडेड मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर आप मेल भेजते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम हो रहा है, आप रिसर्चिंग का काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन परचेजिंग का काम से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ये आपको आईएसपी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से एक ऐसा इदारा जो आपको इंटरनेट की रसाई के साथ साथ आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, वो आपका आईएसपी। मजीद हमारे पास इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कहता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज यूज्ड एज अम्ब्रेला टर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, आर्किटेक्चर ऑफ आईएसपी। अब यहाँ हमारे पास इसका आर्किटेक्चर है, यानी इसके हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर एक्चुअली प्रिंसिपल्स या पैटर्न्स है जो किसी भी आईएसपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्विसेज को, ये नेटवर्क, कस्टमर्स की केयर सिस्टम्स को, सो ऑन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को शो करता है या इन तमाम कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। इसको हम आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर आईएसपी के आर्किटेक्चर को देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो हम इसको ज्योग्राफिकली हम इसको देख सकते हैं, दूसरा हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे सामने एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है आईएसपी का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 3 लेयर्स यहाँ पे हमारे सामने शो होती हैं। सबसे पहले इसकी बैकबोन आईएसपी है, उसके बाद रीजनल आईएसपीज है और उसके बाद लोकल आईएसपी। तो ये 3 लेयर्स जो है, ये हमारे पास जो 3 इसकी डिफरेंट पार्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को शो कर, और ये हमारा, इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का नाम है। ये ज्योग्राफिकली हम इसको अगर देखें आईएसपी के स्ट्रक्चर को तो ये इस तरीके से हमारे सामने आता है, यानी बैकबोन आईएसपी, रीजनल आईएसपी और लोकल आईएसपी। आप देख रहे हैं बैकबोन आईएसपी का तल्लक रीजनल आईएसपी के साथ और रीजनल आईएसपी का तल्लक लोकल आईएसपी के साथ। रीजनल जो बैकबोन्स हैं ये आपके नेटवर्क एक्सेस एनएपी के साथ भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे डिफरेंट और भी इसके कंपोनेंट्स या डिवाइसेस इसमें यूज़ की जाती है। ये हम आगे फर्दर इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बैकबोन आईएसपीज है, रीजनल आईएसपीज और लोकल आईएसपीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ आईएसपी में हम बैकबोन आईएसपीज को देखते हैं। बहुत सारी बैकबोन आईएसपीज हैं जो स्पेशल
कंपनीज होती हैं वो इसको मेंटेन करती हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में कुछ हमारे पास जैसे स्प्रिट लिंक है, PSI नेट है, UU नेट है, टेक्नोलॉजीज हैं, और इस तरह AGIS है। ऐसी बहुत सारी रीजनल ISPs हैं, सॉरी बैकबोन ISPs हैं जो काम करते हैं। अब ये जो बैकबोन ISPs हैं ये आपकी कम्प्लेक्स स्विचिंग स्टेशंस के साथ कनेक्टेड होती हैं, कम्प्लेक्स स्विचिंग स्टेशंस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का नाम देते हैं, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का नाम देते हैं। यानी अगर हम ये बात करें कि जो बैकबोन ISPs हैं ये इनका जो स्ट्रक्चर है, इनको लेआउट बनाया गया है वो आपका नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के जरिए से इनको कनेक्ट करके ये इसको डिज़ाइन किया गया। या ये जो बैकबोन ISPs है ये आपकी नैप नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जो कि आपका स्विचिंग स्टेशंस हैं उनके साथ इनका ताल्लुक होता है और उनके साथ ये ये कनेक्टेड होती है। और ये किसी प्राइवेट स्विचिंग स्टेशंस के साथ, कोई थर्ड पार्टी कोई एज ए प्राइवेट स्विचिंग स्टेशन है उसके साथ ये भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको हम पीयरिंग पॉइंट का नाम देते हैं, उनके साथ भी इनका ताल्लुक हो सकता है। और ये बैकबोन ISPs जो है ये बड़ी हाई स्पीड डाटा रेट्स के साथ काम करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 10 Gbps जो है इस रेट्स के ऊपर ये डाटा को ट्रांसफ़र करती है। तो बैकबोन ISPs जो है ये आपकी स्पेशलाइज्ड कंपनीज इसको डिज़ाइन करती हैं और ये कम्प्लेक्स स्विचिंग स्टेशंस के साथ कनेक्ट हो, जिसके जैसे कि हमारे पास नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है उनके साथ जो है ये इनको जोड़ा गया होता और ये बड़ी फास्ट स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद रीजनल ISPs हैं। रीजनल ISPs जो है ये कनेक्टेड होती हैं आपकी बैकबोन ISPs के साथ और ये आपकी इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ISP का स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें ये सेकंड लेवल पे आता है। और उसके बाद हमारे पास लोकल ISPs हैं। ये लोकल ISPs जो होते हैं ये आपकी डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं आपके एंड यूज़र के साथ, या हम सब्सक्राइबर की बात करें उनके साथ इनका कनेक्शन होता है और ये एंड यूज़र को डाटा या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये एक एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है ISPs का। स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरनल आर्किटेक्चर है। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द ISPs को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे आएंगी। जैसे सब्सक्राइबर है उनका तल्लक सेट ऑफ मॉडेम्स के साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम सब्सक्राइबर की बात करते हैं। सब्सक्राइबर एक्चुअली कोई पर्सन है या कोई कंपनी है जो कुछ चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेती है, उनको हासिल करती है, किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी पर्सन की प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को पब्लिकेशन की तरफ लेके आना चाहती है। तो उसके लिए ये सब्सक्राइबर उसको पहले से कुछ पे करना पड़ता है और उसके बाद दैन उसकी जितनी भी पब्लिकेशंस आती हैं उस तक उसकी एक्सेस होती है। तो ये सब्सक्राइब, अगर हम ISP में देखें तो यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जो यूज़र्स हैं, जो भी इस ISP नेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये यूज़र जो है इसको हम एज ए सब्सक्राइबर का नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद सेट ऑफ मॉडेम्स है। मॉडेम्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब भी आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे ISP के साथ या आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मॉडेम का होना ज़रूरी है। मॉडेम, जब आपके कंप्यूटर से डाटा नेटवर्क के ऊपर आएगा तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी या एनालॉग फॉर्म में डाटा। अगेन उसके बाद रिमोट एक्सेस सर्वर है। आप देखते हैं जब आप रिमोटली किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे फाइल्स है या आप प्रिंटिंग की सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आप फिर एक डेडिकेटेड
सर्वर्स को यूज करते हैं, एक डेडिकेटेड सर्वर को यूज करते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर वो सर्वर्स हैं जो आपके किसी खास किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। मसलन अगर एक सर्वर को आप कहते हैं कि ये फाइल्स को मैनेज करे, तो वो सिर्फ फाइल का काम ही करेगा। अगर आप किसी सर्वर को कहते हैं कि ये प्रिंटिंग का काम करे, तो सिर्फ वो प्रिंट का काम ही करेगा। तो ऐसे जितने भी सर्वर्स हैं, हम इनको डेडिकेटेड सर्वर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ ये सर्वर जो है, ये डेडिकेटेड सर्वर है जो यूजर्स को हैंडल कर रहा है, और वो यूजर जो आपके लैन पे नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क पे नहीं है। अब यानी ये हम इसको देखें तो नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, वहां पे इसकी बात चलती है। तो वहां से आपका रिमोट कहीं दूर यूजर बैठा हुआ है और वो नेट के ऊपर इस इंटरनेट के जरिए से किसी सर्वर की सर्विसेज को लेना चाहता है, तो इसके लिए रिमोट एक्सेस सर्वर का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो कहता है कि यूजर हु डील्स इनटू अ नेटवर्क फ्रॉम होम यूजिंग एन एनालॉग मोडेम और आईएसडीएन कनेक्शन विद डायल into remote access server. Once the user is authenticated, he can access shared drives and printed as if he were physical connected to the office LAN. अब यहाँ पे वो कहता है कि जब कोई भी यूजर किसी ड्राइव को कुछ शेयर ड्राइव है उसमें से डाटा को लेना चाहता है, या कोई प्रिंटेड शेयर्ड है उसको लेना चाहता है, तो फिर उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। और ये ऑथेंटिकेशन जो है, ये आपकी इस रिमोट एक्सेस सर्वर के जरिए से होती है। जब ये यूजर लोगन हो जाएगा, वहां तक उसकी एक्सेस हो जाएगी, तो फिर वो शेयर ड्राइव्स को या प्रिंटर्स को इस तरीके से यूज कर सकता है जैसे ये सारे डिवाइसेस जो है, ये उसके अपने जो उसके पास, उसके लोकल एरिया नेटवर्क पे उसके पास जो कंप्यूटर है उसके साथ, जैसे उसके साथ कनेक्टेड है। तो सेम ऐसे ही वो इन डिवाइसेस को, इन शेयर्ड सोर्सेज को, इनको यूज कर सकता है। तो ये सारा काम जो है, ये आपका रिमोट एक्सेस सर्वर के जरिए से पॉसिबल होता है। यानी रिमोट एक्सेस सर्वर जो है, ये यूजर को हैंडल करता है उसके रिमोट एक्सेस को। अच्छा, यहाँ रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि आप जो लोकल आपके पास कंप्यूटर है, आप उसके जरिए से रिमोट कंप्यूटर जो आपका सर्वर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है आपके पास, उस तक आप पहुंच रहे हैं और उसके सोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं। जब आप अपने लोकल कंप्यूटर के जरिए से आगे फर्दर किसी दूसरे सर्वर को या ऐसे किसी भी डिवाइस को जो आपकी रिमोट आपके कंप्यूटर पे नहीं है, वो किसी और नेटवर्क पे पड़ी है, आप उसको एक्सेस करके उसको यूज करते हैं, तो ये आपका रिमोट एक्सेस। तो इसके लिए जो सर्वर इस चीज को हैंडल कर रहा है, वो आपका रिमोट एक्सेस सर्वर कहलाएगा। तो दिस इज द रिमोट एक्सेस सर्वर। यहां हमारे पास SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, जब हम मेल भेजते हैं, हमारी मेल ट्रांसफर होती है, तो उसके साथ क्या होता है? अब ये मेल जब हम अपने कंप्यूटर से मेल सेंड कर देते हैं, तो इस मेल को इसको बकायदा एक सोफिस्टिकेटेड वे के जरिए से इसको लिया जाता है और इसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप, एक पोस्टमैन काम करता है, आपके लेटर को लेता है और उसकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक उसको पहुंचा देता है। तो सेम आपकी जो मेल है, इसके साथ भी ये काम होता है। और ये काम कौन कर रहा है? SMTP सर्वर काम कर रहा है। SMTP सर्वर काम कर रहा है। ये काम करने के लिए हमारे पास SMTP सर्वर। अब सर्वर, ये जैसे मैंने कहा कि ये पोस्टमैन के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ही पोस्टमैन काम कर रहा है, ये भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो वंस द मैसेज हैव बीन पिक्ड अप, दे आर सेंड टू दिस सर्वर। जब मैसेज को लिया जाता है, तो फिर इस सर्वर के पास इसको भेज दिया जाता है, विच टेक केयर ऑफ द करेक्टली डिलीवरिंग ईमेल टू देयर रेस्पेक्ट। तो फिर ये जो सर्वर है, जब मेल या मैसेज इस तक पहुंच जाता है, तो फिर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने
जिसको मैसेज डिलीवर होना है, जिसको मेल ट्रांसफर होनी है, उसकी करेक्ट डिलीवरी का ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एसएमटीपी सर्वर मेल या मैसेज को रिसीव करता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि नेट के जरिए से ऑनलाइन। अब अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल, वहाँ पे पॉसिबल। तो नेट के ऊपर जब मेल आप मैसेज सेंड करते हैं उसको रिसीव किया जाता है, और उसको फर्दर आगे उसकी सही डेस्टिनेशन पर उसके। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बात की आईएसपी और उसके स्ट्रक्चर पे हमने बात की। आईएसपी को हमने देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसकी डेफिनेशंस को, उसके कंपोनेंट्स को। और इसके अलावा आप इसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो लेक्चर वीडियो के साथ आपके क्लास रूम में अटैच है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लेक्चर के अलावा। कहीं कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है, आप